गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अक्षिता सेन है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर में पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन का विद्यालयी पाठ्यक्रम में स्थान। हमारे टॉपिक का नाम होगा विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें सामाजिक अध्ययन का क्या स्थान है। सामाजिक अध्ययन का क्या स्थान है, सामाजिक अध्ययन कहाँ तक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का होना कहाँ तक आवश्यक है, आज हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन कितना जरूरी है और क्यों आवश्यक है, इसे क्यों हमारे विद्यालय के जो पाठ्यक्रम में क्या स्थान दिया जाना चाहिए, आज हम इसकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सामाजिक अध्ययन विषय के संप्रत्यय के क्रमिक विकास का अध्ययन हम कर चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह संप्रत्यय वर्तमान शताब्दी की देन है तथा सामाजिक अध्ययन को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान दिए जाने के उपक्रम गत 3 दशकों में ही प्रबल हुए हैं। यद्यपि पाठ्यक्रम में शून्य इसका प्रवेश हुआ तथा इसकी क्रियान्विति पक्ष उपयुक्त समन्विती पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के अभाव में प्राय दुर्लभ व प्रभावहीन ही बना रहा है, किंतु फिर भी परिवर्तित परिस्थितियों के कारण इसे आधिकारिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का समर्थन विदेश तथा देश में निरंतर बढ़ता गया। आज विश्व के अधिकांश देशों तथा भारत के प्राय सभी राज्यों में इसे एक अनिवार्य विषय का महत्व दिया जा रहा है। विश्व के अनेक देशों में, अधिकांश देशों में और भारत के लगभग सभी राज्यों में सामाजिक अध्ययन को एक अनिवार्य विद्यालय विषय का महत्व दिया जा रहा है। भारत की भावी 10+2 शिक्षा योजना के अंतर्गत इस आधिकारिक पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाए जाने की आवश्यकता 1975 में प्रकट की गई, जबकि NCERT ने 10 वर्षीय विद्यालय पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा द करिकुलम फॉर द 10-year स्कूल ए फ्रेमवर्क में इसका प्रकाशन किया गया है ना। एक शिक्षा योजना आई थी 10+2 है ना, 12वीं के लिए ना, 10वीं + 12वीं। इस शिक्षा योजना के अंतर्गत इसे सामाजिक अध्ययन का जो विषय है इसे आधिकारिक पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया जाने की आवश्यकता प्रकट की गई थी 1975 के अंतर्गत। NCERT ने भी 10 वर्षीय विद्यालय का जो पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की थी है ना, NCERT ने 10 वर्षीय विद्यालय पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की थी, वह उसका द करिकुलम फॉर द 10 years स्कूल ए फ्रेमवर्क में इसका प्रकाशन किया गया या प्रकाशित हुई थी ये। अब शैक्षिक प्रकाशकों, नियोजकों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों आदि ने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित शिक्षा की चुनौती एक नीति परिप्रेक्ष्य है ना, एक शिक्षा की चुनौती एक नीति परिप्रेक्ष्य चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव के संदर्भ में देशव्यापी विचार विमर्श के पश्चात राष्ट्रीय भावी शिक्षा योजना में सामाजिक अध्ययन विषय के महत्व का मेतक्य प्रकट किया है। वापस से जो शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों द्वारा, नियोजकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा आदि ने जो भारत सरकार द्वारा वापस जो एक प्रकाशित हुआ था एक लेख, शिक्षा की चुनौती एक नीति परिप्रेक्ष्य,
चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव के संदर्भ में देशव्यापी जो विचार विमर्श हुए थे उसमें उसके पश्चात राष्ट्रीय भावी शिक्षा योजना में भी सामाजिक अध्ययन के विषय के महत्व प्रकट किया गया। एनसीईआरटी ने पुनः 20 जनवरी 1986 में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक रूपरेखा नेशनल करिकुलम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ए फ्रेमवर्क प्रकाशित कर कहा है बच्चों की सामान्य शिक्षा में इन विषयों यानी सामाजिक विज्ञान के जो अंतर्गत जो विषय आ रहे हैं उनका बहुत गहरा महत्व है। इस रूपरेखा में इस विषय को प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन तथा उच्च प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं में सामाजिक ज्ञान के नाम से आधारित पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग माना है। देखो, प्राथमिक कक्षाओं से या प्रारंभिक कक्षाओं में का मतलब होता है पहली से पांचवी तक, है ना। पहली से पांचवी तक तो क्या माना जाता है, उसे पर्यावरण अध्ययन के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का पर्यावरण अध्ययन के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है ना, पहली से पांचवी तक। फिर जो उच्च प्राथमिक आती है, उच्च प्राथमिक यानी छठी से आठवीं, माध्यमिक कक्षा 9वीं 10वीं, ठीक है। 9वीं 10वीं मतलब आठवीं, छठी से लेके आठवीं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक कक्षा 9वीं 10वीं में सामाजिक अध्ययन के नाम से आधारित पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बन गया है ना। छठी से आठवीं तक इसे सामाजिक ज्ञान और 9वीं 10वीं में भी इसे सामाजिक ज्ञान बोला जाता है। इसे 17% मूल्य भार का इसे 12% है ना, इसे 12% मूल्य भार या वेटेज दिया गया है। इसका वेटेज कितना रखा गया है, 12% इसका मूल्य भार रखा गया है। विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन को यह स्थान दिए जाने के आधार, है ना, विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन को यह स्थान दिए जाने के आधार अथवा कारणों एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना आवश्यक है। प्रस्तुत अध्याय में इसी का विवेचन किया जाएगा, है ना। आगे जो भी हम पढ़ेंगे ना, इसके अंतर्गत हम इसी का विवेचन करेंगे या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कैसा होना चाहिए। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो सामाजिक अध्ययन जो विषय है, सामाजिक अध्ययन विषय के संप्रत्यय के क्रमिक विकास का अध्ययन हम कर चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह संप्रत्यय वर्तमान शताब्दी की देन है तथा सामाजिक अध्ययन को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान दिए जाने के उपक्रम गत 3 वर्षों में ही प्रबल हुए हैं। यद्यपि पाठ्यक्रम में शैन्य इसका प्रयोग हुआ तथा इसकी क्रियान्विति का प्रमुख पक्ष उपयुक्त समन्वित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के अभाव में प्राय दुर्लभ व प्रभावहीन ही बना रहा है, किंतु फिर भी परिवर्तित परिस्थितियों के कारण इसे आधिकारिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का समर्थन देश व विदेश में निरंतर बढ़ता गया है। परिणाम स्वरूप केवल भाषा, गणित तथा भौतिक विज्ञान को ही पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता था, है ना। पहले पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा किसको स्थान दिया जाता था, भाषा को। भाषा यानी लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट होते थे, लैंग्वेज के सब्जेक्ट कौन कौन से चलते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और जो भी उर्दू, पंजाबी, जो आपकी भाषा जो लेते हैं ना, लिटरेचर सब्जेक्ट जिसे कहते हैं ना, जो भी अनेक भाषाएं के सब्जेक्ट चलते हैं, उर्दू का भी चलता है ना, और पंजाबी का भी चलता है। जो भी भाषा के सब्जेक्ट है
है ना। वैसे तो जो 10th में लेते हैं ना, एक वो शुरुआत से लेती है, छठी से चलती है एक भाषा, संस्कृत चलती है, संस्कृत लो चाहे उर्दू लो, जो भी आपकी भाषा है वो ले लो, है ना। हाँ, परिणाम स्वरूप केवल भाषा, गणित, गणित से आप सब परिचित ही हो, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, है ना, वो गणित तथा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को ही, जो विज्ञान के जो विषय है, विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान के जो भौतिक विज्ञान को ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थान दिया जाता था। बाकी दूसरे विषय का अपेक्षाकृत स्थान कम मिलता था, है ना। मिलता तो था लेकिन अपेक्षाकृत उनका स्थान कम होता था। सामाजिक विज्ञान संबंधित विषयों की उपेक्षा की जाती थी। सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं उनकी उपेक्षा की जाती थी। उन्हें ऐसा समझा जाता था चलो ये तो ऐसे ही सब्जेक्ट है, क्योंकि उनका कोई व्यावसायिक महत्व नहीं था। अब उनकी उपेक्षा तो कर रहे थे, अब उनकी उपेक्षा का कारण क्या था कि उनका कोई व्यावसायिक महत्व ही नहीं था। अगर उनका व्यावसायिक महत्व होता तो उनको भी पाठ्यक्रम में अच्छा स्थान मानते, है ना। तो सामाजिक विज्ञान संबंधित विषयों की उपेक्षा की जाती थी क्योंकि उनका कोई व्यावसायिक ही महत्व नहीं था। आगे चलकर भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाने लगा। फिर एक समय जब आया, आगे जब थोड़ा सा समय बदला तो उसके अंतर्गत भूगोल को, इतिहास को और नागरिक शास्त्र को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाने लगा। परंतु इन विषय के पाठ्यक्रम में स्थान देने का मूल उद्देश्य भी सांस्कृतिक था, सामाजिक नहीं था, है ना। इन विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दे रहे थे ना, कौन से विषय, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, है ना। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र को जो पाठ्यक्रम में मूल स्थान दे रहे थे, उनका मूल उद्देश्य, उनको जो पाठ्यक्रम में अच्छा स्थान दिया जाने लगा था आगे चलकर थोड़ा सा, तो उनका मूल उद्देश्य भी क्या था, सांस्कृतिक था। कहीं ना कहीं उन्हें संस्कृति से जोड़ दिया गया, है ना। वहाँ की भौगोलिक संस्कृति ऐसी है, ऐतिहासिक संस्कृति ऐसी है, नागरिक शास्त्र के आधार पर इनको सांस्कृतिक से जोड़ दिया गया, संस्कृति से जोड़ दिया गया, सांस्कृतिक हो गया उनका महत्व, उनका मूल उद्देश्य। परंतु सामाजिक नहीं था, परंतु फिर भी क्या नहीं था, सामाजिक नहीं था। शिक्षा में सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना करने का प्रमुख कारण था समाज के स्वरूप का जटिलताओं से रहित होना, है ना। शिक्षा में सामाजिक उद्देश्यों की जो अवहेलना करने का जो सबसे प्रमुख कारण था, सामाजिक उद्देश्यों की जो अवहेलना करने का सबसे प्रमुख कारण था, वह कारण कौन सा था, समाज के स्वरूप का जटिलता से रहित होना। समाज का स्वरूप कैसा था, जटिलताओं से नहीं था उस समय। आज तो जटिलता भरा है, उस समय समाज का स्वरूप कैसा था, जटिलताओं से रहित था। प्राचीन काल में व्यक्ति और समाज, प्राचीन काल में व्यक्ति और समाज के संबंध पर्याप्त सरल व स्पष्ट थे। प्राचीन काल में जो व्यक्ति के और समाज के संबंध कैसा था, बिल्कुल सरल थे और स्पष्ट थे। आज तो जटिलताओं भरा हो गया है, उस समय प्राचीन काल में कैसे थे, बिल्कुल सरल व स्पष्ट थे। अतः सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता पर शिक्षाविदों का ध्यान ही नहीं गया। सरल और स्पष्ट थे उस समय प्राचीन काल में, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि उस समय जो सामाजिक विज्ञान की जो आवश्यकता पर जो शिक्षा विद्वानों का ध्यान ही नहीं गया। परंतु अब सामाजिक संबंधों में जटिलता आ गई है। अब क्या आ गई, सामाजिक संबंधों में जटिलता आ गई है। इस कारण सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा है। पहले तो सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य भी बिल्कुल सरल थे, स्पष्ट थे, व्यक्ति और समाज के संबंध भी बिल्कुल सरल व स्पष्ट होते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, सामाजिक संबंधों में जटिलता आ गई। अब सामाजिक संबंधों में जटिलता आ गई तो किसकी आवश्यकता पड़ी, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। अगर समाज के जो संबंधों को समझना है, मनुष्य के समाज के संबंधों को समझना है, तो इसके लिए हमें किसका अध्ययन करना होगा, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना होगा। तो इस कारण अब जब सामाजिक संबंधों में जटिलता आई है तो हमें किसके अध्ययन पर बल देना आवश्यक समझा हमने,
सामाजिक अध्ययन पर बल देना हमें आवश्यक लगने लगा। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान को समझने में विभिन्न परिप्रेक्ष्य को जानना आवश्यक है ना। ये जो इसके निम्न दिए गए हैं आवश्यक, ये देख लेते हैं। विद्यालय स्तर पर शिक्षण के स्वरूप में सामाजिक विज्ञान की समझ निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला आता है सातत्य एवं परिवर्तन को अनुभव करना एवं समझना। जो तत्व है उनको और उनके जो तत्व आते हैं उनको अनुभव करना और उन्हें समझना। जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी अनुभव करना और समझना। दूसरा आता है वस्तुएं एवं नमूना। नमूना यानी मॉडल, वो नमूना नहीं, नमूना यानी या मॉडल होता है प्रतिरूप, है ना। वस्तुएं तथा मॉडल बनाकर सृजनशीलता का विकास करना। तीसरा था सभ्यता व संस्कृति। सभ्यता व संस्कृति एवं वर्तमान को सही परिप्रेक्ष्य में समझकर व्यवहार करना। जो सभ्यता और संस्कृति है इसमें अतीत एवं वर्तमान को, है ना, अतीत यानी हमारा जो इतिहास का जो रहा है उसे को और वर्तमान काल को सही परिप्रेक्ष्य में समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करना। जो भी हमारी सभ्यता रही है, जैसे हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो भी रही है ना, वैदिक सभ्यता रही है, वैदिक संस्कृति रही है, हमारी भारतीय संस्कृति जैसी भी रही है ना, प्राचीन काल से अब तक उस जो भी हमारी संस्कृति, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और जो भी हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है ना, उस संस्कृति को इतिहास में, है ना, अतीत काल से लेकर वर्तमान काल तक सही परिप्रेक्ष्य में समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करना कि हमारी सभ्यता क्या कहती है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, उसी के अनुरूप, उसी के दृष्टिकोण को सही समझकर हमें उसके अनुरूप व्यवहार में उसका प्रयोग करना या उसके अनुरूप ही हमें व्यवहार करना। अगला आता है व्यक्ति एवं प्राकृतिक परिवेश के विभिन्न घटकों के अंतर संबंधों को समझना और उनकी व्याख्या करना। व्यक्ति एवं प्राकृतिक परिवेश के विभिन्न घटकों को समझना। प्राकृतिक परिवेश में कितने प्रकार के घटक हैं? जो जितने भी प्रकार के घटक आते हैं ना, भूगोल में कितने प्रकार के घटक बताते हैं, है ना, प्राकृतिक परिवेश में जल घटक, वायु घटक, जो भी घटक बता रहा है। व्यक्ति और प्राकृतिक परिवेश में जो विभिन्न घटक आते हैं उनको, उनके अंतर संबंधों को समझना कि ये जो जितने भी प्राकृतिक परिवेश में जितने भी घटक है वो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में वह सहयोगी है, वह उन व्यक्ति के जीवन में उन विभिन्न घटकों का क्या उपयोग है, उन घटकों को समझना और उनकी व्याख्या करना, है ना, और उनकी क्या करना, व्याख्या करना, उनके बारे में बताना। ठीक है। अगला बिंदु आता है पांचवा, व्यक्ति का सामाजिक परिवेश एवं आर्थिक विकास के प्रति जागरूक होना। व्यक्ति का सामाजिक परिवेश और आर्थिक विकास के प्रति जागरूक होना। अब व्यक्ति का सामाजिक परिवेश कैसा है, उस सामाजिक परिवेश के बारे में जानना, उसके बारे में, उस परिवेश के बारे में, उस जो भी उसका व्यक्ति का सामाजिक परिवेश रहा है, समाज का जो भी अतीत रहा है ना, उस सामाजिक परिवेश के बारे में जानना, उसके बारे में व्याख्या करना, उसके बारे में जानना और उसमें किस उत्तरोत्तर उसके अंतर्गत किस प्रकार से उसके अंतर्गत उसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए और किस प्रकार से व्यक्ति का आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए, इस सब के प्रति व्यक्ति को जागरूक करना, है ना। आर्थिक विकास भी व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। आर्थिक विकास के प्रति भी जागरूक करना, यह सब किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक अध्ययन के विषय के अंतर्गत आएगा। अगला आता है छठा बिंदु, छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय एकता के लिए लोकतंत्र, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझाना। उनके महत्व को समझाना तथा उनमें राष्ट्रीय विकास एवं सुरक्षा में योगदान देने वाले व्यक्तियों तथा शहीदों के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता
एवं आदर का भाव विकसित करना। जितने भी छात्र छात्राएं हैं विद्यालय जिस विद्यालय के जिस स्तर में वह पढ़ रहे हैं उनको राष्ट्रीय एकता के लिए उनको क्या करना, राष्ट्रीय एकता के लिए लोकतंत्र का अर्थ आप सभी को पता ही होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। अब्राहम लिंकन की परिभाषा आती है ये, और सर्वमान्य परिभाषा यही है लोकतंत्र की, है ना, जिसमें जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन, है ना। समाजवाद, पूरे जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, राज्य का अपना कोई, भारत का जैसे जो भी देश है ना, हमारे भारत एक कैसा राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, क्योंकि भारत का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं है ना। उसके महत्व को समझाना, हमारी जो राष्ट्रीय एकता के लिए जो लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझाना, छात्र छात्राओं को उनका महत्व बताना, उनको छात्राओं को उनके महत्व को समझाना, तथा उनमें राष्ट्रीय विकास, वो किस प्रकार से राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे वह राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। देने वाले जो राष्ट्रीय विकास में, जिन्होंने भी राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा में योगदान देने वाले जितने भी व्यक्ति हुए हैं, जो भी शहीद हुए हैं हमारे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, वीर सावरकर, हाँ, लाल बाल पाल, तीनों नेता, महात्मा गांधी, जो भी जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों के आदर्शों के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत करवाना, उनके प्रति आदर का भाव विकसित करना, है ना, उनके बारे में बताना ही नहीं बल्कि उनके प्रति क्या करना, हमें आदर का भाव विकसित करना। ये सब किसके, कहाँ, कब दे सकते हैं, विद्यालय स्तर पर ही हम छात्र छात्राओं को सामाजिक विज्ञान के माध्यम से दिया जा सकता है। अगला आता है 7वां बिंदु, छात्र छात्राओं को भारत की महान विभूतियों तथा उनके कार्यों से परिचित कराना। छात्र छात्राओं को क्या कराना कि जो भारत की जितनी भी महान विभूतियाँ हुई हैं, जितने भी महान शासक हुए हैं या जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, है ना, उनके कार्यों से उन्हें परिचित कराना कि उन्होंने क्या क्या ऐसे कार्य किए कि वो महान बने, उन्हें हम महान क्यों कहते हैं, उनके कार्यों से हमें छात्र छात्राओं को अवगत करवाना। और ये सब हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन विद्यालय स्तर पर, जिस स्तर पर वह बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं उस स्तर के माध्यम से, सामाजिक अध्ययन के माध्यम से हम उनमें महान विभूतियों, भारत की जितनी भी महान विभूतियाँ हैं उन सबके कार्यों से हम उन्हें परिचित करवा सकते हैं। अगला आता है छात्र छात्राओं को भारतीय परंपराओं, संस्कृति, त्योहार और मेले आदि का महत्व समझाकर उनका गौरव अनुभव करवाना। कि अब छात्र छात्राओं को भारतीय हमारी जो भी परंपराएं रहती है, जो भी हमारी परंपरा है, जो भी हमारी संस्कृति है, जितने भी प्रकार के हमारे त्यौहार आते हैं, तो हम वो त्यौहार क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, जो क्या हमारी भारतीय परंपराओं में क्या कौन सी परंपराएं चली आ रही है ना, कौन सी संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में, त्योहारों के बारे में, मेले के बारे में, मेले तो आप सब लोग जानते होंगे, है ना, आदि के महत्व को समझाकर उनका महत्व बताना कि इसका क्या महत्व है, उनका महत्व बताकर उन्हें हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके गौरव का अनुभव करवाया जा सकता है। और कैसे, कब करवा सकते हैं, विद्यालय स्तर पर सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ये सब कुछ किया जा सकता है। अगला आता है छात्र छात्राओं को संविधान की विशेषताओं एवं विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणालियों से परिचित कराना। छात्र छात्राओं को क्या करवाना, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भाई सबसे बड़ा लिखित निर्मित संविधान है ना, यह लोकतंत्र है, इसमें धर्मनिरपेक्षता है ना, प्रस्तावना भी आती है। तो हमारे जो जितनी भी हमारे संविधान की गहरी नागरिकता है, हमारे संविधान की जो भी विशेषताएं आ रही है, उन सभी विशेषताओं के बारे में तथा विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणालियों, जो भी विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से कार्य करती है,
उन सबसे परिचित कराने के लिए तो हमें सामाजिक अध्ययन करवाना बालक बालिकाओं को आवश्यक है। अगला बिंदु आता है 10वां, छात्र छात्राओं में पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना। छात्र छात्राओं में पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना को समझने एवं तदनुरूप उन अपने उत्तरदायित्व का पालन करने की क्षमता विकसित करना, है ना। उनको छात्र छात्राओं को पारिवारिक और सामाजिक संरचना के बारे में समझाना और अपने अपने उत्तरदायित्व, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, उनकी क्या उत्तरदायित्व है, उनका क्या, उनकी जिम्मेदारियां क्या, उनके कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन वो किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके कर्तव्यों का पालन वह किस प्रकार कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करवाना चाहिए, बालक बालिकाओं को सामाजिक अध्ययन करवाना आवश्यक है। अगला आता है 11वां, परिवर्तन की आवश्यकता को समझकर प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना। परिवर्तन जो हो रहा है उसकी आवश्यकताओं को समझकर सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले जो भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति स्वस्थ हमारा एक अच्छा दृष्टिकोण हमें विकसित करना। अगला बिंदु आता है 12वां, छात्र छात्राओं में प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अवलोकन, वर्गीकरण, परीक्षण, निरीक्षण एवं व्याख्या करने की योग्यता विकसित करना। अगला 13वां बिंदु आता है, विभिन्न लिखित सामग्री, साहित्य, पुस्तकों को पढ़कर जानकारी प्राप्त करना और उन्हें समझाना। अगला 14वां बिंदु आता है, संवेदनशीलता एवं मूल्यों का विकास करना, संबंध निर्भरता, अनुकूलन एवं समायोजन को समझने तथा कारण प्रभाव को समझना। 15वां बिंदु आता है इसका, चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, संकेत पढ़ना, उन्हें बनाना और उनका उपयोग करना। अगला बिंदु आता है 16वां, क्रमबद्धता एवं पैटर्न को पहचानना। 17वां बिंदु आता है मापना एवं गणना करना। 18वां बिंदु आता है इसका, व्यक्ति एवं जनहितकारी संस्थाएं अपने सामाजिक नागरिक परिवेश की जनहितकारी संस्थाओं को जानना तथा उनकी कार्यविधि को समझकर सम्मान पूर्वक सहयोग लेना तथा देना। छात्र छात्राओं में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रति निरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करना। छात्र छात्राओं में मानचित्र एवं ग्लोब पठन द्वारा स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति जानने एवं खोजने का कौशल विकसित करना। 21वां आता है इसका बिंदु, छात्र छात्राओं में, है ना, छात्र छात्राओं में विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का सक्रिय भाग लेने की क्षमता विकसित करना। छात्र छात्राओं में सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों आदि रेखाचित्र, मानचित्र तथा समय सारणी द्वारा प्रदर्शित करने की उनमें योग्यता विकसित करना। ऐतिहासिक स्मारकों एवं पर्यावरण के विभिन्न घटकों के महत्व को समझाना और उनके प्रति संरक्षण के लिए प्रेरित करना। जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं और पर्यावरण के जितने भी विभिन्न घटक हैं उनके महत्व को समझाना और उनके संरक्षण करना, किस प्रकार से हम ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कर सकते हैं, उनके लिए छात्रों को प्रेरित करना। कहीं पर भी जैसे गंदगी नहीं फैलाना, ये सब चीज़ें हम उन्हें सामाजिक अध्ययन के माध्यम से हम दे सकते हैं। छात्र छात्राओं में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, है ना, छात्र छात्राओं में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का दृष्टिकोण विकसित करना। छात्र छात्राओं को केवल ये नहीं बताना कि ये तुम्हारे अधिकार हैं, अधिकारों के साथ साथ छात्र छात्राओं को क्या बताना कि ये तुम्हारे अधिकार है और ये तुम्हारे कर्तव्य है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है ना, एक के बिना दूसरा अधूरा है।
एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। तो बालकों को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, भाई आपके भी ये कर्तव्य हैं, तो उन्हें अपने कर्तव्य बताना और मानव के जितने भी अधिकार हैं उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना। अतीत के प्रति समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, जिससे छात्र छात्राओं की समसामयिक समस्याओं को इतिहास के परिप्रेक्ष्य से समझने और उनमें मानववादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का महत्व हम देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के महत्व को हम दो रूपों में ले सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत संदर्भ के रूप में ले सकते हैं और दूसरा हम ले सकते हैं सामाजिक संदर्भ के रूप में। अब व्यक्तिगत संदर्भ के रूप में अगर हम देखें कि सामाजिक अध्ययन का महत्व, शिक्षण का महत्व क्या है, व्यक्तिगत संदर्भ में यदि हम देखें तो व्यक्तिक दृष्टि से सामाजिक अध्ययन, है ना, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का अध्ययन के अधोलिखित महत्व प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला है सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है होता है ना, उसके अध्ययन के द्वारा व्यक्ति में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है। हम व्यक्ति में क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं, जैसे सहयोग, सहकारिता, सहिष्णुता, निष्पक्षता आदि। ये गुण सामाजिक चरित्र के निर्माण में आधार का कार्य करेगी, है ना, चरित्र निर्माण में आधार का कार्य करती है। और ये सब किसके माध्यम से संभव होता है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से संभव होता है। व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। अगला तीसरा बिंदु आता है इसका, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार हो जाता है। व्यवहारिक समस्या, मनुष्य क्या होता है, अगर छात्रों को अगर विद्यालय स्तर पर ही अगर हम उन्हें सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करवाएंगे तो वह क्या करेगा, व्यवहारिक स्तर मतलब व्यवहारिक जो भी उसके व्यवहार में जो समस्याएं आ रही है, व्यवहारिक जीवन में जो उसकी समस्याएं आ रही है, उनके समाधान के लिए वह स्वयं ही तैयार हो जाएगा। अगला बिंदु आता है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन के लिए समर्थ बनाया जाता है। व्यक्ति को क्या किया जाता है, अपने उत्तरदायित्व के लिए समर्थ बनाया जाता है। अगला बिंदु आता है इसका पांचवा, व्यक्ति अपने वातावरण में व्यवस्थित होने के लिए समर्थ बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें स्वयं को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की क्षमता प्रदान की जाती है। अगला बिंदु आता है सामाजिक संदर्भ में, है ना। अगला बिंदु अगर यदि हम देखें सामाजिक संदर्भ में, यदि हम इसका देखें तो वर्तमान समय में सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित कारणों से बहुत बड़ा महत्व है इसका। सामाजिक पहला आएगा इसमें, सामाजिक अध्ययन छात्रों में स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। दूसरा है, यह सहयोगी भावना विकसित करता है। यह सामाजिक अध्ययन कौन सी भावना विकसित करेगा, सहयोग की भावना विकसित करेगा सामाजिक दृष्टि से, है ना। सामाजिक अध्ययन देश की विरासत तथा संस्कृति के लिए प्रेम तथा सम्मान एवं श्रद्धा जागृत करेगा। देश के जो भी हमारी देश की विरासत है, उसकी संस्कृति है, उसके लिए प्रेम तथा सम्मान की भावना हमारे अंदर जागृत करेगा। और ये कहाँ से संभव होगा, विद्यालय स्तर पर यदि हम सामाजिक शिक्षण करवाएंगे तो, है ना। किसके अंतर्गत, सामाजिक संदर्भ में। यह समाज की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह सामाजिक जीवन को उन्नत, सफल तथा समृद्ध बनाने में परम उपयोगी है। सामाजिक अध्ययन समाज में एक रूपता तथा दृढ़ता लाने में सहायता प्रदान करता है। सातवां आता है इसका बिंदु, सामाजिक अध्ययन सामाजिक जागरूकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायक है। यह साथियों के लिए सहिष्णुता, सहानुभूति तथा प्रेम की भावना विकसित करता है। सामाजिक अध्ययन पूर्व द्वेषों एवं पूर्वाग्रहों से दूर
करके व्यापक दृष्टिकोण का विकास करता है। 10वां इसका बिंदु आता है सामाजिक अध्ययन समीक्षात्मक चिंतन की भावना विकसित करके पूर्ण जीवन यापन में सहायता देता है। अगला मुद्दा हालिया शिक्षा आयोग ने भी उक्त भावना का विकास करने के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का महत्व निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए यह बतलाया जा सकता है कि वे जिस समाज में रह रहे हैं उसमें मनुष्य का जीवन किस प्रकार का है, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में किस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रक्रिया में उनका क्या स्थान है तथा वे मानव जीवन को अच्छा बनाने में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। केडी घोष का मत है कि सामाजिक अध्ययन में बालकों को एक विशेष प्रकार की मानसिक शिक्षा प्रदान की जाती है जो कि विद्यालय के किसी अन्य विषय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। उनमें संदेह नहीं है कि सामाजिक अध्ययन में बालकों को अपने मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग करना पड़ता है। बालकों को बालक जो कुछ वह सामाजिक अध्ययन में पढ़ता है उसको स्मरण रखने के लिए स्मरण शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। अब विद्यालयी पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विद्यालयी पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता किस प्रकार से है, देखिए इसका पहला बिंदु दे रखा है। जैसे विद्यालय अध्ययन में सामाजिक अध्ययन में मुख्य रूप से सामाजिक शिक्षण का निम्नलिखित दृष्टियों से इसका महत्व है या निम्नलिखित रूप से इसकी आवश्यकता है। देखिए इसका पहला बिंदु है सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं का पूर्ण ज्ञान। सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं का पूर्ण ज्ञान, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों को अलग अलग पढ़ाने से उनका संबंध दैनिक जीवन की समस्याओं से नहीं हो पाता है और वे विद्यार्थी न तो उनकी समस्याओं का समाधान पूर्णतः सहायक हो सकते हैं और न ही उन्हें आगामी जीवन के लिए तैयार कर पाते हैं। इसके विपरीत सामाजिक विज्ञान में समन्वित पाठ्य सामग्री दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं के हल पूर्णतः सहयोग दे सकती है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इन विषयों का सामाजिक विज्ञान में इस प्रकार समन्वित की जाती है कि जिससे विद्यार्थी अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण को समझने, अपनी दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान करने तथा उपलब्ध परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में पर्याप्त सफलता को प्राप्त हो सके। इसमें जो दैनिक जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही है उन सब का पूर्ण ज्ञान किसके माध्यम से करवाया जा सकता है, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से करवाया जा सकता है। दूसरा इसका बिंदु आता है सामाजिक जीवन यापन करने की पूर्ण शिक्षा, है ना। दूसरा इसका बिंदु क्या आता है, सामाजिक जीवन यापन करने की पूर्ण शिक्षा। विज्ञान के प्रादुर्भाव ने सामाजिक जीवन को पर्याप्त जटिल बना दिया है। इसे जानने और समझने के लिए अलग से ऐसे विषय की जरूरत है जो बालकों को उनके सामाजिक जीवन से संबंधित सभी आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान कर सके और उनमें स्वस्थ सामाजिक जीवन यापन के लिए आवश्यक कुशलताओं, अभिवृत्तियों, रुचियों, चेतनाओं आदि को विकसित कर सके। यह कार्य सामाजिक विज्ञान के विषयों के अलग अलग अध्ययन से नहीं वरन सामाजिक विज्ञान के एकीकृत पाठ्यक्रम से अच्छी तरह पूरा हो सकता है। अगला बिंदु आता है इसका रुचिपूर्ण और आसान अध्ययन, है ना। ये इसके आगे आसान के आगे अध्ययन भी है ना। रुचिपूर्ण और आसान अध्ययन, इतिहास, भूगोल आदि सामाजिक विज्ञानों में विषय वस्तु की बहुत अधिक गहनता
जटिलता तथा विस्तृतता पाई जाती है। लेकिन ये उन्हीं विषयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए ऐसी विषय सामग्री का चयन किया जाता है कि वह बालकों की मानसिक शक्तियों के अनुसार सिद्ध हो सके। पृथक पृथक रूप में पढ़ाए गए विषयों को वे इतनी अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं और न ही इस प्रकार से असंबद्ध विचारों में जो उनके भौतिक और सामाजिक वातावरण तथा दैनिक जीवन में अलग थलग होते हैं उनकी कोई रुचि ही होती है। इसके विपरीत सामाजिक विज्ञान में निहित उनके जीवन से संबंधित बातों में वे पर्याप्त रुचि लेते हैं और इसका अध्ययन भी उनके लिए सरल व सुविधाजनक होता है तथा उन पर सभी विषयों के अलग रूप में पढ़ने का बोझ नहीं पड़ता है। तो ये रुचि और आसान अध्ययन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु मैं समझा देती हूँ आपको। सफल एवं जागरूक नागरिकता की पूर्ण शिक्षा। अब सफल एवं जागरूक नागरिकता की पूर्ण शिक्षा सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता का चौथा बिंदु आता है कि सफल एवं जागरूक नागरिक बनाने के लिए है ना, देश और समाज की प्रगति उनके नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है ना। देश और समाज की प्रगति किसके ऊपर निर्भर करती है? उनके नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है। इस कार्य के लिए सूझबूझ वाले जागरूक नागरिकों की जरूरत होती है। नागरिक ऐसे हो जिन्हें न केवल अपनी संस्कृति के आदर्शों का ज्ञान हो बल्कि वे वर्तमान से जुड़े रहकर भविष्य की ओर अपने मजबूत कदम बढ़ा सके। इस कार्य के लिए भावी नागरिक के रूप में उभरने वाले बालकों के पाठ्यक्रम में एक विषय होना चाहिए जो उनकी इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी सहायता कर सके। निश्चित रूप से ऐसा पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान जैसे समन्वित विषय के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। इतिहास, भूगोल आदि विषय के पृथक अध्ययन के द्वारा नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा बालक को अपने सामाजिक संगठन और पर्यावरण को जानने, समझने और उनमें व्यवस्थित होकर अपना समाज का विकास करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सभी कुछ समन्वित रूप से प्राप्त हो सकता है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषय को अलग पढ़ाकर यह सब कुछ इतने सीमित समय व लघु पाठ्यक्रम के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला बिंदु अगर हम देखें, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, है ना। राष्ट्रीयता की भावना का विकास सामाजिक शिक्षण में अतीत की बातों का वर्णन होता है। सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत हम अतीत की बातों का वर्णन करते हैं। विद्यार्थी अतीत को आधार बनाकर ही वर्तमान का मूल्यांकन करते हैं और भविष्य में मूल्यांकन कर पाते हैं। बालक जब अपने देश का गौरवपूर्ण सामाजिक इतिहास पढ़ते हैं तो उनमें स्वाभाविक रूप से उनके मस्तिष्क में अपने देश तथा अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना आ जाती है। उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी आदि विषय के बारे में भारत के सभी भारतीयों के मन में देश प्रेम की भावना ओतप्रोत हुए बिना नहीं रह सकती है। तो हमें राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को जोड़ना बहुत आवश्यक है। ज्ञान भंडार का विकास सामाजिक शिक्षण का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, व्यापक है। इससे हम विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्थाओं, राजनीति, धर्म आदि का अध्ययन करते हैं। इससे छात्रों की ज्ञान पिपासा शांत होती है, साथ ही वह सत्य की खोज भी कर सकता है। तो छात्रों में यदि हमें ज्ञान भंडार का विकास करवाना है तो हमें विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को जोड़ना आवश्यक है। आदर्श नागरिकता का विकास, अगला बिंदु आता है आदर्श नागरिकता का विकास।
आदर्श नागरिकता का विकास। सामाजिक शिक्षण द्वारा छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुण विकसित किए जा सकते हैं। छात्र में सामाजिक शिक्षण के द्वारा ही वह शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं कि किस प्रकार अच्छे नागरिकों वाले देश का विकास तथा उन्नति शीघ्र होती है। उन नागरिकों के उन कार्यों से छात्रों को अवगत हो जाते हैं जिससे छात्र क्या कर सकते हैं, राष्ट्र की उन्नति में जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है उनको दूर कर सकते हैं। उन कार्यों से अवगत होने के पश्चात नागरिक उन कार्यों को नहीं करेंगे और इसके साथ ही नागरिक उन कर्तव्यों का पालन करेंगे जिससे राष्ट्र की तरक्की होती है। अगला बिंदु आता है इसका मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास सामाजिक शिक्षण के अध्ययन से अन्य विषयों के भांति ही मानसिक शक्तियाँ विकसित होती है। सामाजिक विज्ञान से कल्पना शक्ति में वृद्धि के साथ साथ श्रवण शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी ऐतिहासिक घटनाओं को स्मरण रखता है और साथ ही कल्पना शक्ति के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रित करता है और इसमें विद्यार्थी ऐतिहासिक सत्य को चुनते हैं, पहचानते हैं, सोचता है, तर्क करता है, निरीक्षण करता है तथा अंत में वह निर्णय पर पहुंचता है। तो इससे क्या होगा, उसकी बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। सामाजिक शिक्षण से राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भावना भी विकसित की जा सकती है। सभी राष्ट्रों का विकास अपने आपसी सहयोग से ही हो सकता है। अपने देश में सामाजिक शिक्षण को विश्व सामाजिक से मिलाकर पढ़ाने से छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित हो सकती है ना। अब हम अगला देखें, अतीत के प्रति प्रेम भावना का विकास। सामाजिक विज्ञान द्वारा नागरिकों को अतीत का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अतीत के विकास तथा उन्नति का अध्ययन करने से ही नागरिकों में देश प्रेम एवं गौरव की भावना विकसित हो पाती है। उदाहरण के लिए भारतीयों के मन में ही इस हीन भावना को कि हमारा अतीत बहुत अधिक अच्छा नहीं रहा है ना। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से इस भ्रांति को दूर किया जा सकता है। अतीत के प्रति प्रेम भावना का विकास सामाजिक विज्ञान से ही संभव है। अगला बिंदु आता है इसका 11वां और अंतिम, चारित्रिक विकास। अब चारित्रिक विकास किस प्रकार से कर सकते हैं हम सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। छात्रों को सामाजिक विज्ञान के द्वारा विभिन्न महापुरुषों, संतों, साधु समाज सुधारकों आदि का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, महात्मा गांधी आदि। इनका सबका अध्ययन करके छात्र उनके कार्यों व चरित्र के प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। जब वह इनके कार्य पढ़ेगा तो उनके चरित्र के बारे में भी तो जानेगा। तो जब वह उनके चरित्र के बारे में जानेगा तो वह उन्हें अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करेगा। सामाजिक विज्ञान से छात्रों में प्रेम भावना, सहयोग, सत्यता, त्याग, परोपकार, बलिदान, क्षमा आदि के गुण विकसित होते हैं। इसके साथ ही छात्र सामाजिक विज्ञान में राष्ट्र विरोधी, बुरे, दुष्ट, देशद्रोहियों आदि का भी अध्ययन करते हैं। इनके प्रति छात्रों में घृणा की भावना विकसित होती है। सामाजिक शिक्षण में द्वारा बुरे चरित्रों का अध्यापन इस प्रकार से कराया जाना चाहिए कि छात्रों में उन व्यक्तियों के प्रति घृणा की भावना विकसित हो सके, जिसके माध्यम से छात्र यह समझ सके कि जो भी हमारे अच्छे जो समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है ना। जैसे सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हम विभिन्न महापुरुषों, संतों, समाज सुधारकों के बारे में हम अध्ययन करवाएंगे। तो अगर वो उनके बारे में अध्ययन करेगा तो उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेगा तो वह साथ साथ किसका अध्ययन करेगा, उनके चरित्र का भी तो अध्ययन करेगा। इससे क्या होगा, छात्रों में उत्तम चरित्र की भावना विकसित होगी। अब हम विद्यालय पाठ्यक्रम के जो सामाजिक आवश्यकता है उसके सभी बिंदु एक बार दोहरा लेते हैं। पहला है, जैसे इसमें पहला हमने देखा था दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का पूर्ण ज्ञान, उसमें दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का पूर्ण ज्ञान। दूसरा था सामाजिक जीवन यापन करने की पूर्ण शिक्षा। फिर तीसरा आया था रुचिपूर्ण और आसान अध्ययन।
चौथा था सफल एवं जागरूक नागरिकता की पूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ज्ञान भंडार का विकास, आदर्श नागरिकता का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करना, अतीत के प्रति प्रेम भावना का विकास करना, चारित्रिक विकास करना। ये सब चीज़ों की अगर हम इन सब चीज़ों का विकास चाहते हैं, ये सभी चीज़ें अगर हम किसी छात्र के अंतर्गत देखना चाहते हैं, तो उस सब के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को जोड़ा जाना आवश्यक है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपसे आशा करती हूँ कि ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप महाविद्यालय आइए या अपने जो भी आपकी समस्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी समस्याएं बताएं। मैं उन्हें पढ़कर उनका जहाँ तक हो सकेगा मैं उनका समस्याओं को दूर करने की पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद।